हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है। तो सितंबर महीने की पहली वीडियो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने देखी होगी और बहुत सारा प्यार भी आप लोगों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आज हम सितंबर महीने की दूसरी क्लास शुरू करते हैं, तो जल्दी से आ जाइए। पहला सवाल है आज का कि जीएसटी परिषद ने कर ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3 सितंबर 2025 को किन टैक्स स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इस पे तो स्टार आप लगा लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो कौन कौन कर दिए हैं? 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। देखिए भी, तो केंद्र सरकार ने जीएसटी के मौजूदा 12% और 28% के टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया है। अब 4 स्लैब की जगह केवल आपके 2 मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और आपका 18%। और यह नई व्यवस्था कब लागू हुई है? 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएगी। और लग्जरी के सामानों पर जीएसटी 40% कर दिया गया है, जबकि दैनिक उपयोग के लिए वस्तुओं पर 0% या 5% कर दिया गया है। और इस बदलाव का फैसला जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग में लिया गया है, ध्यान रखना। और मुझे बताओ कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और इस समय वित्त मंत्री कौन है? तो जो वित्त मंत्री होंगे वही जीएसटी के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो वित्त मंत्री कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण है, तो वही क्या है? जीएसटी की अध्यक्ष हैं। और बात करें जीएसटी कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है साथियों, ये सवाल भी आपसे बहुत पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार किस शहर को दिया गया है? देखिए भाई, अगस्त 2026 में यानी कि अगले साल, तो ये मिला है आपको नई दिल्ली, यानी कि अपने भारत के शहर राजधानी नई दिल्ली को। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने घोषणा की है कि नई दिल्ली अगस्त 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और शहर कौन सा होगा? दिल्ली। और यह आयोजन 17 साल बाद, कितने साल बाद? 17 साल बाद। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 17 साल के बाद मेजबानी भारत को मिलने जा रही है, भारत में वापस आ रहा है। इससे पहले इसका आयोजन कब हुआ था? 2009 में। और कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। और यह घोषणा पेरिस में आयोजित 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान की गई। और चीन के नानजिम 2018 के बाद यह चैंपियनशिप 4 साल बाद एशिया में लौट रही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित माइक्रोचिप का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है विक्रम 3201। क्या नाम रखा गया है साथियों? विक्रम 3201। तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम 3201। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। यह एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे 180 nm CMNS फैब्रिकेशन तकनीक से बनाया गया है। और इसे इसरो और SCL द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और यह प्रोसेसर मुख्य रूप से अंतरिक्ष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग, अंतरिक्ष अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत किया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच मैत्री 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उमरोई, मेघालय में। कहाँ पर किया गया है? उमरोई, मेघालय में किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच आयोजित किया गया है। किन के बीच में? भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच ये आयोजित किया गया है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है वो हम पढ़ चुके हैं, उमरोई, मेघालय में। और यह अभ्यास 1 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक चला है। इसके अलावा देखिए, और भी हमारे सैन्य अभ्यास जो हमसे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं,
वो सब मैंने यहाँ पे ले लिए, ध्यान रखना। तो मैत्री हमने पढ़ ही लिया, भारत और थाईलैंड मेघालय में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका अलास्का अमेरिका में। युद्ध कौशल भारतीय सेना के बीच हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर राजस्थान में हुआ है। सिम्बैक्स भारत सिंगापुर में होता है, सिंगापुर में। पैसेक्स भारत और ग्रीस, याद रखना, अरब सागर में हुआ है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में। गोल्डन ड्रैगन चीन कंबोडिया के बीच में। और तीस्ता प्रहार हुआ है भारतीय सेना के बीच में। तो ये कुछ सैन्य अभ्यास हैं, सभी लोग ध्यान से इनको पढ़ लेना क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे आइए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बथुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पुष्प उत्सव है? कैसा है? पुष्प उत्सव। तो ये कहाँ पर आपका बथुकम्मा मनाते हैं? तेलंगाना में। कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना में 9 दिवसीय उत्सव 21 सितंबर 2025 से शुरू होगा और यह फूलों का त्योहार देवी गौरी को क्या है? समर्पित है। तेलंगाना सरकार इसे ब्राजील के रियो कार्निवल की तर्ज पर आयोजित कर रही है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। राज्य का लक्ष्य महिलाओं की सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और उत्सव की शुरुआत वारंगल के हजार स्तंभ मंदिर से होगी। तो शुरू कहाँ से होगी? वारंगल के हजार स्तंभ मंदिर से शुरू होगी। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए उसके अलावा मेले और महोत्सव कुछ राज्यों के दे रखे हैं, जैसे बथुकम्मा हो गया तेलंगाना में, महागोरा पढ़ चुके हैं हम काठमांडू नेपाल में, नुआखाई हमने कल पढ़ा था उड़ीसा में, गबरी महोत्सव हमने पढ़ा राजस्थान में, आषाढ़ी तिरुपति उत्सव ये तमिलनाडु में, एस्ट्रो टूरिज्म ये लेह लद्दाख में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, अम्बुबाची असम में कामाख्या मंदिर पर, नजाताडी महोत्सव केरल में और एक आपका सिरुई लिली महोत्सव ये आता है आपका मणिपुर में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आगे आते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अलास्का अमेरिका में, यानी कि यूएसए। अलास्का यूएसए में इसका आयोजन किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह इस अभ्यास का 21वां संस्करण है। इसका आयोजन अलास्का के फोर्ट बेनराइट में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये सारे आप लोग एक बार फिर से देख लेना। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता टीम के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? आप जानते हैं महिला महिला वनडे वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारतीय महिलाओं ने विश्व कप जीत लिया है साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर। अब उसमें क्या हुआ है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता टीम को, यानी कि भारतीय टीम को, कितनी राशि देने की घोषणा की है? वो की है $4.4 मिलियन। यानी जो विजेता टीम है अपनी भारतीय वुमेन टीम, उसको कितना पैसा मिलेगा? $4.48 मिलियन। और ये राशि जो पुरुषों का वर्ल्ड कप था उससे भी ज्यादा है। तो आईसीसी ने विजेता टीम को कितना? 4.48 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है और कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन है, जो पिछली बार से 297% अधिक है, लगभग 300% ज्यादा है। और यह राशि 2023 पुरुष विश्व कप से भी अधिक है। लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है महिलाओं के लिए। उपविजेता को कितना मिलेगा? 2.24 मिलियन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2025 में भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो हैं टीसीए कल्याणी। कौन है? टीसीए कल्याणी, इनका नाम याद रखना आप लोग। तो सुश्री टीसीए कल्याणी को नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है और वह इस पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी बनने जा रही हैं। उन्होंने एसएस दुबे का स्थान लिया है। उन्हें शासन और लेखा प्रशासन में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। हाल ही में जारी महिला सुरक्षा सूचकांक यानी कि नारी 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? यानी महिलाओं के लिए भारत में सबसे
ज़्यादा सुरक्षित जो शहर है वो किसे किया गया है? तो वो शहर है आपका कोहिमा। और कोहिमा कहाँ पड़ता है बताइए? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा यानी कि नागालैंड महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है। कोहिमा के बाद कौन सा शहर आता है? विशाखापत्तनम दूसरा, और भुवनेश्वर क्या आता है आपका? तीसरा। सबसे सुरक्षित शहर हैं महिलाओं के लिए। तो ध्यान रखना, यह सूचकांक 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसमें तो बहुत सारे शहर भी छूट गए हैं। एनसीईआरटी, अब जानते हो एनसीईआरटी, जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं वो सब जो होती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सब क्या होती हैं? एनसीईआरटी बेस होती है। तो एनसीईआरटी बेस के 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हमें पता होना चाहिए। तो 1 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? एनसीईआरटी दिवस मनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और कौन सा दिवस मनाया है? तो वो बनाया है आपका 65वां। कौन सा बनाया है? 65वां। तो एनसीईआरटी ने 65वां अपना दिवस बनाया है 1 सितंबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक समर्पित चैनल बाल वाटिका भी शुरू किया गया है। तो सवाल पूछ लेगा कि बाल वाटिका किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा। एआई आधारित विशेषताओं और 12 भाषाओं में सामग्री के साथ दीक्षा 2.0 भी लॉन्च किया गया है। और विकलांग बच्चों की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 स्क्रीनिंग टूल का अनावरण भी किया गया है। तो एनसीईआरटी दिवस कब मनाएंगे हम लोग? 1 सितंबर को। आगे जाओ। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पे किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। तो भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में होगा। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है, क्योंकि परिवहन मंत्री इसके साथ ही एक हरित मेथनॉल बकरिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी गई है। और यहाँ पर 150 करोड़ से अधिक परियोजनाओं में सौर और पवन ऊर्जा भी शामिल है। आगे आते हैं। जापान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। तो कल से पढ़ते आ रहे हैं हम इस नाम को, तो याद हो भी गया होगा, इन्होंने छोड़ दिया है। तो जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका कार्यकाल केवल 11 महीने का रहा था। और उस सदन के कुछ चुनावों में उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हार के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। तो पार्टी याद रखना इनकी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कभी पूछ लें हम लोगों से। और उनका इस्तीफा आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय तनावों के बीच आया है। अगला सवाल, नई दिल्ली में शुरू हुए सरस आजीविका मेला, कौन सा? सरस आजीविका मेला का यह कौन सा संस्करण है? तो पहली बात, ये मेला होगा कहाँ पर आपका? नई दिल्ली में। संस्करण कौन सा है आपका? तो 27 में। 27 यानी कि सरस 27। इस तरह से थोड़ा मिला जुला के आप लोग याद करना। तो नई दिल्ली में 27वां सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है और यह मेला 5 से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। और लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण, ये इसकी क्या है? आपकी थीम है। और थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, तो ध्यान रखना, आप लोग पूछ लेगा इसकी थीम क्या है? तो लखपति दीदियों का निर्माण यानी ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण। और इसमें 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादनों का प्रदर्शन करेंगी। अगला सवाल है, प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार 2025 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आनंद वी पाटिल को। किसको किया गया है? आनंद वी पाटिल को नामित किया गया है। विजेता की बात करें, लेखक आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान 7 सितंबर 2025 को दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। और यह पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मानित प्रोफेसर बी के गोकाक की स्मृति में दिया जाता है। पाटिल केंद्रीय
साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार विजेता भी हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं साथियों 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 8 सितंबर को। और थीम क्या है इस साल की? थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। तो 2025 की थीम क्या रहेगी? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। और दुनिया भर में साक्षरता को बढ़ावा देना, और इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 1966 में की गई थी और पहली बार 1967 में ये मनाया गया था। चलिए साथियों अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, अहमदाबाद में आयोजित 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए इसमें भारत ने जीते हैं इसमें आपके 13 पदक। कितने साथियों? 13 पदक जीते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें कि भारत 13 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि भारत इसमें आपका टॉप पे रहा है। भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य जीते हैं। चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद भारत में हुआ है। और स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मीराबाई चानू ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो नाम याद रखना, मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक नए और बहुत दिनों के बाद में न्यायाधीश मिल चुके हैं, और क्या नाम है उनका? अरुण कुमार। क्या नाम है उनका? तो अरुण कुमार। ध्यान रखना, अरुण कुमार उनका नाम है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। अन्य की बात करें, केरल उच्च न्यायालय में भी न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन, न्यायमूर्ति G.U. ग्रीस जैसे नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और संवैधानिक प्रावधान में बताऊं, ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217 और कॉलेजियम की सिफारिशों के तहत की जाती हैं। अगले सवाल पर आइए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? या अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है साथियों आपका 6 सितंबर को। कब मनाया गया है? 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर को मनाया गया है, और वर्ष 2025 में 6 सितंबर को मनाया गया, और यह हर साल सितंबर के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है। यानी हर साल सितंबर का जो पहला महीना, सितंबर का जो पहला शनिवार होगा उस दिन ये आपको मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल ध्यान रखना, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट मिचेल स्ट्रोक ने हाल ही में किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा बॉलर मिचेल स्ट्रोक ने T20 से संन्यास ले लिया है। किससे? T20 से। जो 20 ओवरों का मैच होता है उसमें अब मिचेल स्ट्रोक नहीं खेलेगा, लेकिन वो IPL जरूर खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्ट्रोक ने 35 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है, और उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और वह ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज भी है। उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगाया है? और आप जानते हैं नेपाल में कुछ समय पहले बहुत बुरी स्थिति थी, तो उन्होंने कम से कम 26 कितने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया पर रोक लगा दी है। किसने? नेपाल ने। तो नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब और ट्विटर सब शामिल हैं। यह कदम सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत अनुपालन न करने के कारण उठाया गया है। और टिकटॉक को पंजीकरण कराने के बाद फिर से संचालन की अनुमति मिल गई है। चलो, कोच्चि में विमोचित संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? मदर मेरी कम्स टू मी की लेखिका कौन है? तो वो है अरुंधति राय। और आप जानते हो इनका नाम,
अरुंधति राय, इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, आप जानते होंगे। तो यह बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति द्वारा लिखा गया है और पुस्तक का विमोचन कोच्चि कहाँ पर, केरल में किया गया है। और यह स्मरण उनकी माँ स्वयं लेखिका और उनके भाई पर आधारित है और पहली बार उनकी किसी पुस्तक का विमोचन उनके गृह राज्य केरल में हुआ है, तो ये भी याद रखना। यूएस ओपन, देखिए वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं आपके टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम, AFWA यानी अफवा। ए से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से होता है आपका फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से होता है विंबलडन और ए से होता है अमेरिकन मतलब आपका यूएस ओपन। तो अब 2025 समाप्ति की ओर है, तो ये सारे आपके हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन भी, फ्रेंच ओपन में, विंबलडन भी और आपका अमेरिकन भी। तो अभी जो हम बात करेंगे केवल यूएस ओपन पे बात करेंगे। कल की क्लास में मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन इन तीनों के बारे में भी बताऊंगा कि उनके मेल विनर कौन है और आपके फीमेल विनर कौन है। अभी देखते हैं कि यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। अब अल्कराज ने किसको हरा के जीता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यूएस ओपन का खिताब पुरुष वाला वो जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। इन्होंने जेनिक सिनर को हरा दिया है। किसको? जेनिक सिनर को। और यह उनका 6ठा ग्रैंड स्लैम है और उन्होंने विश्व नंबर 1 रैंकिंग फिर से हासिल कर ली है। उसके अलावा महिला एकल की बात करेंगे तो वो जीता है आरियाना सबालेंका ने। और कहाँ की रहने वाली है ये? बेलारूस की। तो इनके देशों के नाम भी याद रखना क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आरियाना सबालेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के। चलिए, भारतीय सेना प्रमुख द्वारा विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है? देखिए भाई, ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हो ये किसके खिलाफ चलाया गया था? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल KJM ढिल्लन, उनकी क्या है ये पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें क्या है, तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक मैंने बता दिया आपको, ढिल्लन साहब हैं। और पुस्तक पाकिस्तान के अंदर भारत की डीप स्ट्राइक्स की अनकही कहानी को बताती है। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है रेयांश गुप्ता ने। तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है रेयांश गुप्ता ने। और रेयांश गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत और आपके 2 कांस्य। इसका आयोजन चीन में किया गया था और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों को सम्मानित भी किया है। आगे चलते हैं। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरेंटुंजी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अनुपर्णा राय को। किसको दिया गया है? अनुपर्णा राय को ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना। भारतीय फिल्म निर्माता हैं, उनको ये पुरस्कार दिया है। उन्होंने ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी। यह फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं की कहानी बताती है। अनुनित चारण विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखो अजीब सा नाम है, ध्यान रखना। अनुतिन चारण विराकुल ये बने हैं आपके थाईलैंड के प्रधानमंत्री। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री 3 साल में 3 बार चेंज हो चुके हैं। तो अब नए कौन से बने हैं तो देख लो भैया। तो अनुतिन चारण विराकुल थाईलैंड के नए PM चुने गए हैं। उन्होंने पेंतोगाटन शिवाबात्रा का स्थान लिया है, जिन्हें पद से हटा दिया गया है। उन्हें लोकतंत्र समर्थन पीपल्स पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ है और 2023 के बाद में वह थाईलैंड के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए आगे। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो वो बने हैं आपके डेविड लेमी। किसको बनाया गया है? डेविड लेमी को ब्रिटेन का ओपीएम बनाया है। तो डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वह न्याय सचिव, किसका? वह न्याय सचिव का पद भी संभालेंगे। यह नियुक्ति ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने की है। किसने की है? तो ब्रिटेन के पीएम कौन? याद रखिएगा, कीर स्टारमर ने की है। शबाना महमूद को नई गृह सचिव के रूप में पदोन्नत किया है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, हाल ही में 26 देशों ने किस देश को भविष्य में सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प लिया है? तो वही एक छोटा सा देश है यूक्रेन। किसको दिया है? तो किसको दिया है संकल्प? तो यूक्रेन को दिया है। और यूक्रेन के बारे में जानते हैं आप लोग, रूस के साथ में युद्ध हुआ था। तो रूस के साथ युद्ध के मद्देनजर 26 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का संकल्प ले लिया है। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस शिखर सम्मेलन में की है। इसमें जमीनी, समुद्री, हवाई तैनाती की संभावनाएं शामिल हैं। इसका लक्ष्य भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकना है। तो ध्यान रखना आप लोग यूक्रेन की। बिहार के राजगीर में आयोजित पुष्प हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीत लिया है भारत ने। तो ध्यान रखना, भारत ने जीत लिया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 और भारत ने फाइनल जीत लिया है। और फाइनल में किसको हराया है? दक्षिणी कोरिया को हराकर भारत ने खिताब जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन राजगीर में हुआ था, यानी कि बिहार में। और इस जीत के साथ भारत ने 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधा क्वालिफाई कर लिया है। और ये कहां पर होगा? बेल्जियम और आपका नीदरलैंड। 102 वर्ष की आयु में माउंट फुजी पर चढ़ाई कर किस देश के व्यक्ति ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? भाई साहब, 102 वर्ष की एज में, कितनी? 102 वर्ष की एज में, यानी शतक मारने के बाद। और कहाँ पे चढ़ गए हैं? माउंट फुजी पर। तो वो कहाँ के निवासी हैं? जापान के निवासी। तो गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो रिकॉर्ड धारक हैं ये जापान के 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने माउंट फुजी पर चढ़ाई कर दी है। इनका नाम भी याद रखना, क्या नाम है? कोकिची अकुजावा। उन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है और वे अपनी 70 वर्षीय बेटी और पोती के साथ चढ़ाई पर निकले थे। माउंट फुजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट फुजी कहाँ पर है? जापान का, और जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि 102 वर्ष के बुजुर्ग ने इतनी ऊंची चोटी पर फतेह हासिल कर दी है। और देखिए, ये आपके लिए मैंने अलग से महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती पर मनाए गए वर्ष, जैसे 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। अक्सर आपसे पूछे जाते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 15 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्ववर्य की जयंती पर। 25 सितंबर को मनाते हैं अंत्योदय दिवस, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व छात्र दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। 6 दिसंबर को मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर। 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। और 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो साथियों, आज की सितंबर महीने की दूसरी क्लास यही समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को ये सारा करंट अफेयर अच्छे से समझ आ रहा होगा और धीरे धीरे हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी साथियों में लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।